हम्म। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, समझिए। हाँ, आज जो हम लोग करेंगे वो जनसंख्या के सिद्धांत करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, जनसंख्या में चूंकि माल्थस को मेन फेमस थ्योरी है माल्थस की। माल्थस की थ्योरी बहुत फेमस है, ठीक है जी। और सबसे पहले यदि जनसंख्या पे कोई थ्योरी दिया भी था तो वो था हमारे माल्थस। तो माल्थस की थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानिए कि जनसंख्या पे सबसे पहले चर्चा किया था माल्थस ने। इसीलिए माल्थस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डेमोग्राफी बोला जाता है। माल्थस को क्या बोलते हैं? माल्थस को जनांकिकी का पिता बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको बोला जाता है? माल्थस को बोला जाता है, ठीक है। हाँ, ब्लैक मार्कर है क्या, कौन सा? अब दो तीन शब्द है जन्नांकिकी शब्द। क्वेश्चन रहता है कि जन्नांकिकी शब्द को सबसे पहले किसने दिया? जन्नांकिकी शब्द सबसे पहले दिया गया था, आप लिख लीजिए, गुइलार्ड के द्वारा। गुइलार्ड, गुइलार्ड ने सबसे पहले जन्नांकिकी शब्द का प्रयोग किया। और साथ ही इस पे अध्ययन का काम किया था जॉन ग्रंट ने। इस पे अध्ययन शुरू किया जॉन ग्रांट ने। अब दो तीन चीजें समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बेटा, कि यदि आपको पूछा जाए फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है, तो वह है हमारे मार्कस। क्लियर है? ऑप्शन आए कि जन्नांकिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, जन्नांकिकी शब्द डेमोग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया लुई गुइगार्ड ने। और जन्नांकिकी पर सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया या सबसे पहले अध्ययन किसने शुरू किया, तो जॉन ग्रांट थे। क्लियर है? और विस्तृत और सबसे ज्यादा वर्क किया है हमारे कौन, मार्कस महोदय ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? अब कुछ जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। आज की क्लास में कुछ जितने भी सिद्धांत है उनको करेंगे, एक एक सिद्धांत करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है मार्कस का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? मार्कस का सिद्धांत। मार्कस का थ्योरी ऑफ मार्कस। मार्कस का पूरा नाम था, क्या नाम है इसका? थॉमस रॉबर्ट मार्कस। सर थॉमस रॉबर्ट मार्कस, ये ब्रिटेन के थे। और इंग्लैंड का इन्हें निराशावादी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। एक नाम और भी जानिए, इन्हें निराशावादी अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री तो थे, इकोनॉमिस्ट तो थे, लेकिन इनको निराशावादी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोलते थे कि प्रकृति ही जो है क्या करती है, संतुलित करती है, सब मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जैसे है वह प्रकृति बैलेंस कर लेगी, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो निराशा पे ज्यादा जोर देते थे, आशा के ऊपर जोर देते थे। मार्कस, क्लियर है? कुछ पूछ रही है प्रक्रिया? हाँ नहीं, जैसे
एजिल मॉडल तो बोलता है, नहीं एजिल मॉडल पार्सन्स का तो ये बोलता है बेटा कि ये जो चार चीजें हैं यह बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। चार यूनिट को डिफाइन किया ना एजिल मॉडल में पार्सन्स ने। ये बोलता है एजिल की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति बैलेंस कर लेगी, तुम अति बचाओ। अभी अब जनसंख्या नियंत्रण पे बोलेंगे तो बोलता है कोई टेंशन नहीं, जो है जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो, प्रकृति समझ लेगी। महामारी आएगी, भूकंप आएगा, कोरोना आएगा, ये आएगा और ये जनसंख्या को बैलेंस कर लेगा, तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड था? प्रकृति पे डिपेंड। प्रकृति जो चाहे वो बैलेंस कर लेगी, अपने आप को बैलेंस कर लेगी। आई होता भी यही है रियल में देखा जाए तो। धीरे धीरे संत, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज साइंस और मेडिकल इतना हाई लेवल में हमारा पहुंच चुका है कि आज हम व्यक्ति को मरने नहीं देते। तो वो सब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले माल्थस की थ्योरी देखिए। माल्थस की एक बुक है, उसका नाम है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस की बुक है और यह कई बार पूछी गई, इसलिए इसको जरूर लीजिएगा। एंड एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये फेमस बुक है माल्थस की। इसी में सारी चीजों का वर्णन किया है। इसी बुक में बताते हैं कि भैया दो प्रकार से, जो प्रकृति में दो चीज मौजूद है जनसंख्या को देखना जाए, एक जनसंख्या खुद और दूसरा जनसंख्या जिस पे डिपेंड है वो संसाधन या जीवकोपार्जन का संसाधन। इन्होंने संसाधन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दो चीज बोला है, एक जनसंख्या है और एक जीवकोपार्जन के साधन है। जीवकोपार्जन के साधन मतलब जीने के साधन, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे जो भी मौजूद है वह है, और एक जनसंख्या। इनमें रिलेशन को पाया जाता है और इसी रिलेशन को जो व्याख्या करते हैं वही व्याख्या जो है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? जीवकोपार्जन, जीने के साधन, जीवकोपार्जन जीने के साधन। अब माल्थस कहते हैं कि देखिए भाई कि जनसंख्या है, कामेच्छा होती है, आदमी रिलेशन बनाएगा तो जनसंख्या पैदा ही होगी, हम उसको रोक नहीं सकते। माल्थस जिस समय बात कर रहे थे 1798 की बात है बेटा जी, यह बुक लिखी गई थी 1798 में। उस समय समाज की, जब भी मैं आपको बताता हूं कि जब भी किसी की थ्योरी पढ़िए, किसी का कॉन्सेप्ट पढ़िए, तो उसके समय पे चले जाइए आप। उस समय क्या था? जनसंख्या जो एक साथ रिलेशन बनाने का आश्रम प्रकृति के द्वारा दिया गया है और जनसंख्या पर नियंत्रण किया नहीं जा सकता, जनसंख्या पैदा होगी ही होगी, भगवान की देन है, उसको हम रोक नहीं सकते। वह सोच उस समय था, आज नहीं है। आज 40-40 के लोग हो जाते हैं, 45 साल का हो जाता है बच्चा, लास्ट में 45 साल की उम्र में करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण का बहुत सारे हजारों उपाय हैं, लेकिन उस समय यह था कि प्रकृति ने दिया है और हमें प्रकृति दे रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो जनसंख्या, ये बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको रोक नहीं सकते आप। अब हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? जीवकोपार्जन के जितने साधन हैं उसका वृद्धि कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। भाई एक दुकान खोला, 2 दुकान खोलो, 4 दुकान खोलो, तो जितना हम संसाधन, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रकृति में, चूंकि 1798 की मैं बता रहा हूं, प्रकृति में बोला कि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से संसाधन बढ़ता नहीं है। सपोज करिए कि एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलती है, तो उसकी सैलरी पे उसकी वाइफ और हस्बैंड मान लीजिए रहते हैं, और अचानक 2 बच्चे पैदा हो गए, 4 भाग में सैलरी बांट लीजिए, कम हो गई कि नहीं हो गई संसाधन?
क्योंकि बच्चा तो 18-20 साल के बाद ही कमाएगा। तो संसाधन हमेशा ही कम रहता है, ये माल्थस का कहना है। अब आइए दो चीजें बताते हैं माल्थस, समझते चलिए और लिखते चलिए। फर्स्ट जो बताते हैं कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है बेटा, वो गुणोत्तर वृद्धि होती है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। देखिए श्रेणी और श्रेणी में भी अंतर होता है, प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो याद रखिए कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। जनसंख्या में वृद्धि कैसी होती है? गुणोत्तर श्रेणी में होती है। गुणोत्तर या इसी को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला गया है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको क्या बोला गया है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, साउंड आ रही है आप लोग के पास? वीडियो भी आ रही है ना प्रॉपर? अच्छा अच्छा अच्छा, बीच बीच में चली जा रही है, कोई और कारण हो सकता है? ज्यादा हिट तो नहीं होगी? अब आ रही है? ओके, अब आ रही है? हाँ देखिए समझिए, तो जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं बेटा। अब देखिए, गुणोत्तर श्रेणी भी बोलेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी बोलेगा, या ज्यामितीय वृद्धि भी बोलता है। ज्यामितीय वृद्धि भी बोलेगा। ठीक है, ये सब का मतलब है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, उसने 2 से विवाह किया, फिर 2 बच्चे पैदा हो गए, 4 हो गया। चारों ने विवाह किया, 8 पैदा हो गए। 8 ने किया तो कितने हो गए? 16 हो गए। 16 से कितने हो गए? 32 हो गए। 32 से 64 हो गए। इसी तरह जो जनसंख्या बढ़ती है अकॉर्डिंग टू माल्थस। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? ज्यामितीय वृद्धि होती है जनसंख्या में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, इसमें गुणोत्तर वृद्धि होती जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले पैदा करेंगे, एक ही बच्चा पैदा करेंगे। ये तो मिनिमम बता रहे हैं भाई, एक आदमी के हो सकता है 5-6 बच्चे पैदा हो। वो 5-6 विवाह करे तो 5-6 और कम से कम 10-15 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये ज्योमेट्रिकल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जनसंख्या में वृद्धि जो होती है बेटा जी, वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है। यहां तक समझ आ गया? लेकिन संसाधन, क्योंकि माल्थस संसाधन नहीं यूज करते, सब जीविकोपार्जन के संसाधन बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जीविकोपार्जन में जीविकोपार्जन में जो वृद्धि होती है वह समांतर श्रेणी में होती है। किसमें होती है? समांतर श्रेणी। ठीक, इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अंक गणितीय वृद्धि, कहीं कहीं आता है अंक गणितीय वृद्धि। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है,
अंकगणितीय वृद्धि होती है या अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन होता है। समझ आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सीधा 1 2 3 4 सिंपल वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। अब यदि बोला जाए कि हम तुलना करते दोनों की, जब फर्स्ट स्टेज पे रहेगा तो जितनी जनसंख्या उतना उत्पादन उतना संसाधन, सही है। यहां दो पॉपुलेशन हो गई, यहां भी क्या है, सही है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए तब तक सही है। अब जैसे ही हमारे पास बच्चे आ गए, यहाँ संसाधन हो गया कम, जीविकोपार्जन का साधन हो गया कम, जनसंख्या कहां बढ़ गई, आगे बढ़ गई। इस स्टेज पे आने पर जनसंख्या हो गई 8 और यहां हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। साधन से डबल हो गई क्या चीज, पॉपुलेशन। मतलब कि एक रोटी को एक आदमी खाता था, उसी को 2 लोग खाएंगे। असल में जो जमीन का बंटवारा जैसे देख रहे हैं, जमीन खेती योग्य जमीन नहीं बच रही है, उसका कारण भी मार्क्स कहीं गलत नहीं थे। ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि 4 पे डबल हो गया, 5 में फिर यहां आता है संसाधन बढ़ा 5 और जनसंख्या हो गई 16, फिर ये 6 हुआ, फिर ये 32 हो गई। अब देखते जाए कैसे गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ता चला जा रहा है क्या चीज, जनसंख्या। तो बोला भैया होगा कैसे, ऐसे तो इस समय ऐसे आएगा कि हमारे पास जीविकोपार्जन के साधन रह जाएंगे बहुत मुट्ठी भर और जनसंख्या उस पर बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब उसकी चुटकी भर भी उसके लिए काम नहीं आएगा जीविकोपार्जन के साधन, चुटकी चुटकी बांटेंगे तब तो क्या होगा, ऐसा संभव है? तो मार्क्स बोलता है नहीं, भी होता है, अपने आप होगा, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में अपने सिद्धांत में ही व्याख्या करते हैं माल्थस और बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। अब यदि बोलते एक पॉइंट और समझ लीजिए कि यदि इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और जीविकोपार्जन संसाधन पर नियंत्रण नहीं किया गया, मतलब कि यदि जीविकोपार्जन साधन पर नियंत्रण नहीं किया गया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात तो करता नहीं कि वो हमारे हाथ में है नहीं भाई, जनसंख्या नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है, माल्थस बोलता है। तो हम नियंत्रण किस पे कर सकते हैं, जीविकोपार्जन पर कर सकते हैं, या तो और बढ़ा सकते हैं या जितना उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो बोलता है कि जीविकोपार्जन के साधन पर नियंत्रण नहीं किया गया, मतलब किसी को भूखे मारेंगे, नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी बेटा जी, यदि हम साधनों पर जीविकोपार्जन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं भैया नियंत्रण कैसे होगा, तो बोला भैया टेंशन मत लो, जनसंख्या भी नियंत्रण होगा। और जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हुए वो बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होगा कैसे, प्रकृति के द्वारा नियंत्रण होगा। उस समय परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध रही थी भाई कि नहीं, हम परिवार नियोजन कर देंगे और बहुत सारे आज जो है पेल्स हैं या फिर आपका जो है बहुत सारे संसाधन है जिसका उपयोग करके जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1798 की बात कर रहा हूँ, लगभग 80s की बात है, 1800 की बात कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं, जब मतलब कहा जाए कि ये सब चीजें मौजूद भी नहीं थी। तो उस समय प्रकृति ही नियंत्रण करती थी। और कैसे करती थी भाई, कुपोषण, कैसे, कुपोषण से। पता चले 5 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे कुपोषण से मर गए,
क्योंकि खाद्यान्न मिला ही नहीं उनको। समझा रहे कि समझा? कुपोषण से मर गए, कुछ बचे तो संक्रामक रोग पैदा हो गए। यदि आज चिकित्सा हमारा हाई लेवल पे नहीं होता, मेडिकल हमारा हाई लेवल का नहीं होता, तो आज जो है कोरोना से पूरा पूरा विश्व साफ हो चुका होता। जो वायरस इतना एक्टिव वायरस है, ये एक प्रकार की महामारी थी। सोचो जिस समय प्लेग आया था भारत में, बुरी दशा हो गई थी, घर में लाशों के ढेर लग जाते थे। प्लेग जब वो भी एक संक्रामक रोग था, तो संक्रामक रोग आते थे, लोग मानते थे कि प्रकृति का प्रकोप है, हम बहुत पाप किए हैं, अब हमें जाना ही है, कि प्रकृति हमें संतुलित करना चाहती है। मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करती है, जान लीजिए। समय आज हम क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट नहीं लगा सकते, लेकिन हमें मजबूर क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ रहा है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि वो दिन दूर नहीं है, यदि हमारी स्थिति ऐसी बनी रही या हम ऐसे ही व्यवहार करते रहे प्रकृति के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप क्लास में बैठेंगे और ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के बैठेंगे। और जैसे पेट्रोल पंप, सीएनजी के पंप खुले हुए हैं, वैसे ऑक्सीजन के पेट्रोल पंप खुलेंगे, सॉरी ऑक्सीजन पंप खुलेंगे, और वहां से आपको डेली ऑक्सीजन के लिए भरवाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर। ये हमारा भविष्य यदि हम नहीं सुधरे तो। आ रहा समझ में? तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें। जैसे कि इलाहाबाद का मैं एग्जांपल बार बार देता हूं कि इलाहाबाद में क्या हुआ था, एक जो हमारी बार उसके एग्जांपल देता हूं, ये इलाहाबाद है, इधर से गंगा जी आती है, इधर से यमुना जी आती है, और यहाँ पर आकर के संगम हो जाता है। ये इलाहाबाद का द्वीप है, मान लीजिए। अब हुआ क्या था कि इलाहाबाद के द्वीप में लोगों ने क्या किया, यहाँ बांध बनाया गया है, इधर बांध बनाया गया है, लोग बांध के नीचे उतर करके घर बनाना शुरू कर दिए, और गंगा जी धीरे धीरे खिसकती गई, और पीछे और पीछे और पीछे, और लोग और घुसते चले गए, और नीचे बना डाला घर। जहां पहले गंगा जी बहा करती थी, वहां लोगों ने घर बना दिया। क्या हुआ 2018 में, गंगा जी बोली अब बहुत पीछे भाग ली, अब इधर भी बांध आ गया, इधर भी बांध है, इधर से तो जा नहीं सकती है, बोली मैं अपने मूलतः स्थान पे बहूंगी। और प्रकृति ने क्या किया, अपने मूलतः स्थान पे बन गया। बहुत सारे घर कई महीनों तक डूबे रहे, 2 तल्ले और 3 तल्ले फ्लोर के। जब हम प्रकृति के साथ, चाहे आपका उत्तराखंड में जो बादल फटा था वो देख लीजिए, तो प्रकृति पर जब अत्याचार करते हैं तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेती है। यह अभी भी सत्य है, मार्कस के केवल कहने से नहीं मान रहे, अभी भी प्रकृति अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आते ही मार्कस बोलता है कि बेटा कुपोषण आएगा और सब भर के क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, और संक्रामक रोग आएंगे, वो भी क्या कर देंगे, मार देंगे लोगों को। साथ में युद्ध होगा, आपस में मुठभेड़ होगा, झगड़ा होगा, चोरी चकारी होगी, और क्या हो जाएगा, युद्ध के द्वारा भी क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रित। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या का जवाब दिया है, कुछ नहीं, कुपोषण, संक्रामक रोग, युद्ध, ये सब क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है सर, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो नियंत्रण का काम कौन करेगा आपका, ये सारी चीजें करेंगे अकॉर्डिंग टू माल्थस। और माल्थस की थ्योरी आज भी रेलिवेंट, उसकी थ्योरी रेलिवेंट है, बशर्ते भले ही हम साइंस हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारी मेडिकल साइंस बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो है प्रकृति कभी ना कभी संतुलन करने का प्रयास करती ही करती है। जब हमारा साइंस डेवलप नहीं था, हमारा जो है आपका एजुकेशन डेवलप नहीं था, उस समय क्या होता थे, अभी भी आप गांव में मिलेंगे कई लोगों से जिसके 15-15, 16-16 बच्चे थे। यदि हम अपने परदादा के एज पे चले जाएं और पता करने की कोशिश करें, तो मिनिमम 4-5 तो होते ही थे। और कोई हर व्यक्ति से मिलिए और पूछिए उनसे कि आपके कितने बच्चे थे, बोलते थे 12 थे, 5 बच गए।
तो पहले लोग जनसंख्या भी इसलिए करते थे कि मान के चलते थे कि 12-15 बच्चे होंगे, उसमें से मर मरा के बचेंगे तो 4-5 तो बच ही जाएंगे। आज व्यक्ति एक बच्चा पैदा करता है, उसको मरने नहीं देता है। साइंस है, मेडिकल साइंस है हमारे पास। तो उस समय जो कंडीशन थी, तो उसको ध्यान में, इन सबको ध्यान में रख करके व्यक्ति संतानोत्पत्ति करता था। तो मालथस जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुपोषण, संक्रामक रोग इत्यादि को कारण मानते, यही जो है जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है और कोई मेथड नहीं है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। यहां तक क्लियर? मालथस की थ्योरी क्लियर? कहा जब भारत के बारे में भी हम बात करते हैं, क्वेश्चन यदि घुमा के पूछता है कि भारत में मालथस की थ्योरी कहां तक काम करती है, कब तक काम करती है, तो 1921 तक मालथस की थ्योरी हमारे यहां काम करती है। लिख लीजिएगा, 1921 तक भारत में, या इससे पहले तक मालथस का सिद्धांत कार्य करता है। अब 1972 में एक थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है, आप भारत वर्ग में हो गया 1971-72 में आपका 9 मालथसवादी है। 1972 में 9 मालथसवादी है। है और इन्होंने क्लब ऑफ रोम, एक क्लब बना हुआ था, क्लब ऑफ रोम बोला जाता था उसको, मालथसवादियों का एक क्लब था रोम में। उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की सीमा कब तक रहेगी? बोला विश्व यदि 2050 तक जनसंख्या को शून्य वृद्धि दर पे लाए, और यह प्रयास किया जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि विश्व जनसंख्या को विश्व जनसंख्या को 2050 तक शून्य वृद्धि दर पे लाया। यदि यह हम कर पाते हैं तो जितने भी हमारे संसाधन हैं वह हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हर देश, प्रत्येक देश क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण करने का। और हर देश अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा करके जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि 2050 तक क्या कर दिया जाए? वृद्धि दर शून्य हो जाए। ये मत सोचिएगा कि शून्य हो जाए, शून्य तो संभव ही नहीं है। मतलब यदि एक हस्बैंड वाइफ हुए, हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट यदि है, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। हम दो, हमारे दो यदि कॉन्सेप्ट लागू होता है तो क्या हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि जो है वो नियंत्रित हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। हम दो लोग थे, दो लोगों को पैदा कर दिया, वो लोग दो लोगों को पैदा करेंगे, ऐसे करते करते दो लोग का बनता रहेगा, तो जनसंख्या हमेशा क्या रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। समझ आ रहा है प्रीति जी? मालथस की थ्योरी आपको समझ आ गई? आगे बढ़े, दूसरी थ्योरी लिखिए। दूसरा थ्योरी है मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स ने भी दिया है भाई, समाजशास्त्र। मार्क्स के बिना क्या है? अधूरा है भाई। आज विश्व के कितने लोगों की रोटियां चलती है, घर के चूल्हे चलते हैं, किसके आधार पे? मार्क्स के आधार पे। कितने पॉलिटिशियन जो है
मार्क्स थ्योरी को लेकर के आज जो है हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। मार्क्स बोलता है कि ये जैविकी अवधारणा मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। मार्क्स ने कौन सा अवधारणा दिया था? जैविकी अवधारणा। तो मार्क्स बोलता है जैविकी अवधारणा सही नहीं है। जैविकी अवधारणा की जगह जैविकी अवधारणा की जगह सामाजिक अवधारणा जैविकी अवधारणा की जगह कौन सा अवधारणा दिया? समाज की अवधारणा दिया बेटा। किसने? मार्क्स ने। बोला जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो समाज के कारण हो रहा है भाई, समाज की सोच के कारण हो रहा है। ये जैविकी नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल है। और इसको हमें सोशल रूप में ही देखना चाहिए। जब सोशल रूप में व्याख्या करता है तो मार्क्स बोलता है दो वर्ग होता है, जान लीजिए। प्रत्येक समाज में दो होता है, एक शोषित और एक शोषक। चलो मार्क्स को डिटेल पढ़े। दो वर्ग बोलता है, एक बोलता है गरीब, गरीब होता है, और दूसरा क्या होता है? अमीर होगा भाई। बिल्कुल व्यवहारिक समझिएगा। इस गरीब को ही मार्क्स सर्वहारा बोलता है, और इस अमीर को क्या बोलता है? बुर्जुआ बोलता है। या क्या बोलते हैं? बुर्जुआ को क्योंकि प्लेटो ने दिया है, परेटो ने दिया है। अभी किसको? इसको बोलता है पूंजीपति। बुर्जुआ शब्द मार्क्स का नहीं है, पूंजीपति बोलता है। बोलता है बेटा यही दो वर्ग होते हैं समाज में, और समाज में यही दो वर्ग के आधार पर जनसंख्या होती है। अब बोलता है कि जो बेचारा गरीब है उसके यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी। गरीब क्या क्या होगी? तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी। कारण उसके पास संपत्ति क्या है? कुछ है? मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के पास कोई संपत्ति नहीं है, और उसकी संपत्ति क्या है भाई? श्रम ही उसकी संपत्ति है, जनसंख्या ही उसकी संपत्ति है। अब उसके चक्कर में श्रम संचय का प्रयास करता है। क्या करता है? श्रम संचय का प्रयास। थोड़ा शब्द समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। श्रम का संचय करेगा, और श्रम का संचय करेगा तो क्या होगा? क्योंकि यही क्या है इसकी, यही इसकी संपत्ति है। जनसंख्या ही, श्रम ही मजदूर की क्या है? संपत्ति है भाई। यदि मैं मजदूर हूं और मुझे ज्यादा कमाना है, तो मुझे ज्यादा बच्चा पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कितना भी मजदूरी करूंगा, यदि दिन भर की मजदूरी करके यदि मैं 400-500 रुपए कमाता हूं, अकेले कितना कमाऊंगा? शरीर दिन तो 24 घंटे रहेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हूं मजदूर मैं, तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा? 10-15 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अब 10 बच्चे जो है मिलकर के क्या करेंगे? 10 बच्चे मिलकर के यदि 500-500 रुपए, 250 रुपए लगाएंगे, अर्न करेंगे, तब हमारे पास जो है पूंजी आ पाएगी। मतलब कि हमारे पास श्रम ही हमारी पूंजी है। किसकी? सर्वहारा वर्ग की। और वो अपनी पूंजी, हर व्यक्ति अपनी पूंजी बढ़ाना चाहता है भाई, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो सर्वहारा हो, चाहे कोई भी हो। वर्ग तो दो ही होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी को बढ़ाने का काम करता है, तो अपनी उसकी पूंजी क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या में क्या करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा भाई। तो यही बढ़ाएगा, परिणाम क्या निकलेगा? अब उसका टारगेट ही क्या हो गया?
हर साल में एक प्रोडक्शन होना चाहिए भाई, मतलब एक बच्चा होना चाहिए। ले लाइन लगा दिए, क्रिकेट टीम 12 13 14 15 कर दिया तो जनसंख्या विस्फोट होगा। क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा बेटा, जनसंख्या विस्फोट होगा। अब जनसंख्या विस्फोट होगा तो अब क्या होगा? फिर यहां बेरोजगारी होगी, कुपोषण होगा। अब एक बच्चे को ख्याल नहीं रख पाते थे भाई, जब बच्चा बड़ा होगा तब तो कमाएगा, कुछ दिन तक तो उसको पालना पड़ेगा। तो बच्चे के पास अधिक बेरोजगारी, अधिक कुपोषण और अधिक गरीबी पैदा होगी। जनसंख्या विस्फोट से क्या होगा? अधिक कुपोषण, बेरोजगारी, अधिक बेरोजगारी। और बोलेगा भैया तुम्हारे पास तो 5 बच्चे हैं, एक बच्चे को लगाऊंगा, 4 को तो नहीं लगाऊंगा, ज्यादा कहोगे तो भैया 4 बच्चे तो बेरोजगार हुए ना, एक तो लगा, एक 4 बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी पैदा होगी और गरीबी तो जब दबा करके आएगी ही आएगी। किया था उसने अच्छे के लिए, लेकिन हो पाया क्या? नहीं हो पाया। अब इसमें पूंजीपतियों का हाथ है कि नहीं है? है, मार्क्स के अनुसार है, पूंजीपतियों का हाथ है। ये चाहते तो 2-4-10 फैक्ट्री और खोल देते और इनको देते, या चाहते तो इनका वेतन बढ़ा देते तो अपने आप क्या हो जाता? जनसंख्या नियंत्रित हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है तीव्र जनसंख्या उत्पादन के स्वामी होते हैं, ये उत्पादन साधन के स्वामी होते हैं। बोलता है मार्क्स, बोलता है बेटा ये शोषण का काम जो समाज में हो रहा है या कोई और नहीं, उत्पादन की शक्ति या साधन है, यही समाज में शोषण कराने का काम कर रहा है। क्योंकि इस पे जिसका अधिकार हो गया वह शोषक हो जाएगा, और इससे जो वंचित हो गया वह क्या हो जाएगा? शोषित हो जाएगा। तो जो पूंजीपति होता है उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल करके रखा रहता है, अपना अधिकार जताया रहता है, उत्पादन के शक्ति और साधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, उसी के पास होता है वो चीज। और सरवारा के पास क्या होता है? उसके पास श्रम होता है, श्रम बेचने के लिए जाता है उसके पास। अब वो क्या करता है? धन संग्रह उसका उद्देश्य होता है, इनका श्रम संचय, उसका धन संचय। पूंजीपति का उद्देश्य क्या होता है? धन का संग्रह करना। तो जनसंख्या कम पैदा करेगा। हमारा उत्पादन के साधन पर 10-15 बच्चों का अधिकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। 1-2 बच्चे ही होने चाहिए, 3-4 ये नियंत्रित कर लेता है। ये फोकस किस पे रहता है? धन के संचय पर रहता है, श्रम के संचय पर नहीं रहता है। और धन के आधार पर श्रम शक्ति को हमेशा सस्ता बनाए रखने का काम करता है। ये श्रम शक्ति को सदैव सस्ता बनाए रखता है। श्रम शक्ति को सदैव सस्ता बनाए रखने का काम करता है। मतलब श्रम को महंगा होने ही नहीं देता है, और महंगा होने नहीं देगा कि और पैदा करेगा। करेगा ना भाई? एक ही आदमी को 1000 पैदा दो एक महीने पर डे, तो नहीं पैदा करेगा। लेकिन उसको 500-300 रुपए दोगे तो और आएगा, पैदा होकर आएंगे, और वो आएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। आ रहा समझ? तो सस्ता बनाए रखने के लिए आज जैसे बोला जाता है कि जैसे जो इस समय महामारी का दौर चल रहा है, तो इस समय क्या होगा? जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, अब उनको बढ़ाना चाहिए होता है। मार्क्स के अनुसार बोल रहा हूं मैं, अपना नहीं बोल रहा हूं।
मार्क्स कहां तक रिलेवेंट है देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर कंपनी ऐसा ही करती है। तो रिलायंस ने अभी पता चला कि 100 हाँ 100 टन अभी ऑक्सीजन सप्लाई किया है महाराष्ट्र सरकार को। तो कुछ ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, मौका ढूंढते हैं। अरे भैया कोरोना चल रहा है, उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है, तो वेतन तो मैं आधा दूंगा, लेना है ले लो। तो क्या कर दिया, वेतन आधा कर दिया। अब व्यक्ति साल भर तक आधे वेतन का काम किया, तो वहां उसने धन संचय करना छोड़ा नहीं, उसने क्या किया, श्रम को सस्ता कर दिया। और श्रम को सस्ता करके फिर क्या किया, उसके बाद जो है 75% देने लगा, वो 100% वेतन नहीं दे रहा है। तो पूंजीपति इस तरह कोशिश करता रहता समय समय पे कि श्रम महंगा ना हो। तो श्रम महंगा हो जाएगा तो उसका धन संचय कम हो जाएगा, और उसका परिणाम यह निकलता है कि इधर जो है सर्वहारा भर में जनसंख्या विस्फोट होता रहता है। और जनसंख्या विस्फोट होती है, महामारी फैलती है, भूखमरी आती है, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, जितने भी भ्रष्टाचार क्या बोलते हैं, सॉरी अपराध आते हैं, सब कुछ यही आके पैदा होते हैं। जब खाने को नहीं मिलेगा आदमी चोरी चकारी तो करेगा ही। आ रहा समझे, मार्क्स की थ्योरी समझ आई, आ गई जी। बोलता है गरीबी और आपदा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बुराई है। कौन बोलता है, मार्क्स, लिख लीजिए। और आपदा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बुराई है। समझिए, पूंजीवादी गरीबी को बढ़ावा देता है बेटा। ये किसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार। पूंजीवादी जो है आपदा को लाने का काम करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सॉल्यूशन क्या है, नियंत्रण कैसे होगा, सभी समस्याओं का निदान क्या है भाई, कार्ल मार्क्स के अनुसार निदान क्या है, पूंजीपतियों को पटक पटक के मारो और संपूर्ण समाज पे क्या कर लो, अधिकार कर लो। समाज की संपूर्ण संपत्ति का सभी व्यक्ति का अधिकार रहे, अर्थात एकमात्र निदान की बात करता है। क्या चीज, सम। बोलता है चाहे जनसंख्या है, चाहे सामाजिक शोषण है, समाप्त करना है तो आपको साम्यवाद लाना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, मार्क्स की थ्योरी यही कंप्लीट होती है। तीसरी थ्योरी लिखिए, जनसंख्या का तीसरा सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जनसंख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जितने भी, हाँ डीपी मुखर्जी, आपका इसके बाद सदरलैंड, कुछ ऐसे दे देंगे जो मार्क्सवादी, कोजर और मार्क्स, कौन होगा, मार्क्स ही तो होगा। तो कंफ्यूज, सिंपल क्वेश्चन का कोई आता है उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी थे, एडविन केनन। एडविन केनन एडविन केनन जो थे, यह अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के प्रणेता थे या देने वाले थे। ये भी ब्रिटिश जो है अर्थशास्त्री थे। मार्कस भी ब्रिटिश था और ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे।
उसका सिद्धांत का मानना यह था कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में कार्यशील जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसका पहला पॉइंट ये बोलता है कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो कार्यशील जनसंख्या भी बढ़ेगी। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो देश में क्या होगा, कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी। और यदि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होने किया जाए, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए तो क्या होगा भाई, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी। और जैसे ही यदि प्रति व्यक्ति आय जाएगी तो ये जनसंख्या अपने आप संतुलित हो जाएगी। जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसी को अनुकूलतम बिंदु बोला है, इसी पॉइंट को बोला है जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु। अनुकूलतम बिंदु समझिए, जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु बोला है, बेटा दे इसको। अब देखिए समझिए, जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी। यदि मान लीजिए कि मैं 10 बच्चे पैदा करता हूं तो आज नहीं 18 साल बाद वो 10 बच्चे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जनसंख्या बढ़ती तो काम करने वाले बढ़ते। अब हमारी बुद्धिमानी इसमें है, देश की बुद्धिमानी इसमें है तो उन 10 के लिए काम उपलब्ध करा दीजिए। मतलब कि मास को, जो भी आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए काम इकट्ठा कर दीजिए। चाइना में, मैंने आपको चाइना का एग्जांपल बार बार देता हूं कि चाइना में क्या है, हर व्यक्ति को चाइना सरकार ने काम पे लगा के रखा हुआ है। वो चाहे 6 साल से ऊपर का बच्चा, सॉरी क्लास 6 का बच्चा हो या जो ग्रेजुएट बच्चा हो, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं काम पे लगा रखा है उसने और उनसे उत्पादन कर रहा है। इसीलिए उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उसकी जीडीपी हाई है। तो यहां पर आप कहने बोलते हैं कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो डरने की जरूरत नहीं है, कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी, काम करने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी। आपको क्या करना है, उपलब्ध संसाधन जो है उसका संपूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। हमारे किसानों में प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। किसान हमें दिखते हैं कि नहीं, तो रोजगार वाले हैं, लेकिन किसान के अंदर क्या पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जहां एक आदमी काम कर सकता है उसी काम को करने के लिए 10 आदमी वहां लगे होते हैं। एक मौसम आने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, वो बेकार बैठे होते हैं, गांव में बैठ करके खेलते इधर उधर की बातें करते पाए जाते हैं, बेरोजगार होते हैं। उनके लिए काम उपलब्ध कराया जाए। मौसम जब फसल की बुआई हो जाए, वो फ्री हो तो उनके लिए काम उपलब्ध कराया जाए। तो कार्यशील जनसंख्या आपकी बैठनी नहीं चाहिए। आ समझे, 15 साल से ऊपर और 59 ईयर्स तक को कार्यशील जनसंख्या बोला गया है। पूछा गया 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक ये कार्यशील पॉपुलेशन है, ये बैठना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है इतना उपलब्ध कराइए, उसकी पहुंच कराइए।
आज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हर व्यक्ति को बिजी रखने की कोशिश कर रही है। और यदि हम उत्पादन के कार्य में व्यस्त रहेंगे तो नो डाउट पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा ही, और किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो वहां की अर्थव्यवस्था सुधरती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सही आकलन करने के लिए, उसके विकास का सही आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति आय ही देखा जाता है कि एक आदमी कितना उत्पादन करता है उस तक। आ रहा समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलते हैं संसाधन का उपयोग करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बनेगी, प्रति व्यक्ति आय बनेगी तो अनुकूलन की स्थिति हो जाएगी, टेंशन फ्री है। जितनी जनसंख्या हमारी है उतना हम लोग उत्पादन कर ले रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। आज की बोल सकते हैं कि आज का सिद्धांत यह है, यदि वास्तव अब जैसे जनसंख्या कहीं पे है, किसी देश में कम जनसंख्या होगी कि अधिक जनसंख्या होगी, वो दो चीज आकलन किया जा सकता है। ये बोलते हैं कि यदि वास्तविक जनसंख्या ज्यादा है अनुकूलतम जनसंख्या से, यदि वास्तविक जनसंख्या जो है अनुकूलतम जनसंख्या मतलब सभी व्यक्ति को रोजगार मिल गया है, सभी किसी न किसी रोजगार मतलब यह नहीं सरकारी नौकरी, किसी भी उत्पादन कार्य में लगे हुए, चाहे वो सेवा का उत्पादन कर रहे हैं या जो कृषि उत्पादन कर रहे हैं, खाद्य उत्पादन कर रहे हैं या जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के। तो यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी उस देश में। और जहां पर अनुकूलतम जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम है, तो वहां जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? कम। भाई वास्तविक जनसंख्या जो है अनुकूलतम जनसंख्या से कम है, मतलब जो अनुकूलित जनसंख्या जितना उत्पादन कर रही है उससे जनसंख्या कम रह रही है, तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ने वो देंगे नहीं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो शिक्षा बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी तो जागरूकता बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी तो आपको पता ही है कि परिवार नियोजन होगा ही होगा और नियंत्रण होगा ही, और व्यक्ति उत्पादन में लगा होगा तो बच्चा उत्पादन कम करेगा। मार्कस बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, बोलता है पहले मनोरंजन के साधन कम थे, वो भी जनसंख्या बढ़ाने के कारण थे। पहले मनोरंजन के साधन का अभाव था, तो मनोरंजन के रूप में जो है संबंध बनाना ही मनोरंजन होता था, तो उसी से जनसंख्या बढ़ाए जा रहे थे, नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं था। आज मनोरंजन के साधन इतना है कि हस्बैंड वाइफ लेटे हुए दोनों एक दूसरे से मोबाइल लेकर बैठे हुए, वो अपना टिपटॉप पूरा, बच्चा कहां से खाक पैदा होगा? दोनों व्यस्त है भाई, इतना मनोरंजन है, इतना मनोरंजन है कि बेचारा दोनों के पास फुर्सत ही नहीं मनोरंजन करने। भाई संतान उत्पन्न करना अब एक काम है, पहले वो मनोरंजन था, आज क्या है? काम है। हाँ एक काम है, करना है, चलो ठीक, तो काम जैसा ही होगा। इसीलिए जो है आज क्या है, जनसंख्या नियंत्रण आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, और ये कंडीशन है आज की। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट है और लास्ट सिद्धांत है, कर लीजिए, जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत जननांगीय सिद्धांत, ये W.F. थॉम्सन और F.W. नोटस्टीन ने दिया इसको। W.F.
एस फंक्शन और एफ डब्ल्यू नोट स्टिल। नोट स्टिल, नोट स्टिल और थॉमस का सिद्धांत है जननांगी संक्रमण का सिद्धांत। इनका मानना है कि जनसंख्या जो है क्रमिक रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इनका मानना है कि जनसंख्या क्रमिक रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरती है, या जनसंख्या में वृद्धि जो है 4 अवस्थाओं से होती है। शुरुआत होता है आपका किससे? परंपरागत पशुपालन से लेकर के विकास करते हुए औद्योगिक समाज तक परिवर्तित होती है। तो समाज में जनसंख्या का वृद्धि 4, याद रखिएगा, 4 क्रमों से होते हुए गुजरती है। जनसंख्या वृद्धि ठीक, इसको कहीं कहीं जनसंख्या चक्र भी बोला जाता है, या जननांगीय संक्रमण तो लिखवा दिया, जनसंख्या चक्र का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अवस्था बोला है, देखिए ये मैं लिखवा चुका हूं आपको कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दूसरे अवस्था में जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। तीसरी अवस्था जन्म दर मृत्यु दर में प्रशंसनीय कमी होती है, जो 1991 से भारत में था। और चतुर्थ अवस्था जो है वह जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है, दोनों नियंत्रित कर लिया जाता है। यही आपके मेन सिद्धांत है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 5-4 क्रमों से होते हुए समाज गुजरता है जनसंख्या के। पहले में क्या होता है, फर्स्ट अवस्था में लिख लीजिए, लिखना हो तो क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, खूब पैदा होते हैं खूब मरते हैं। दूसरी अवस्था आती है विकास होता है, जन्म दर उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खाने पीने की व्यवस्था हो गई, चिकित्सा आ गया, अपने आप मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होगी, विस्फोट होगा। यहां भाई लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। जन्म लेने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, मरने वालों की संख्या में कमी आती चली गई, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा दूसरी अवस्था में। उसके बाद तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में बैलेंस हो जाता है। दोनों में कमी आती है, थोड़ा सा कमी आती है, प्रशंसनीय कमी। धीमी जनसंख्या वृद्धि होगी और इसका उदाहरण है 1991 से भारत आज तक इसी में चल रहा है, याद रखिए। थॉमसन और नोट स्टील के अनुसार तीसरी अवस्था में भारत है 1991 के बाद। हमारे यहाँ जन्म दर को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मृत्यु दर को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम ही नहीं, यूरोपीय बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां, सॉरी यूरोपीय कंट्री भी कर रही है। चतुर्थ अवस्था जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बिल्कुल ही कम कर देंगे। जन्म दर एवं मृत्यु दर अत्यधिक कम कर देंगे। तो ये विकसित देश का उदाहरण है, यूएसए और उससे देखते हैं। दोनों बिल्कुल एक 4 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं आपके नोट स्टील और थॉमसन। क्लियर है जी। इसी के साथ हमारा जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 4 सिद्धांत है ना जी, चौथा था ये। 4 सिद्धांत थे, 4 सिद्धांत आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो जनगणना 2011 है उसके डेटा आपको जो है इसी पे मैं व्हाट्सएप पर आपको इसी ग्रुप में डाल दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको कर लेंगे। ठीक है जी, तो लगभग ये हमारा जननांकिकी या जनसंख्या वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अब बस हमें भारत की पॉपुलेशन 2011 देखनी है कि कहां पर जनसंख्या क्या है, कहां मृत्यु दर ज्यादा है। यदि समय मिलता है तो एक दिन और क्लास चला लेंगे इसकी, जिसमें आपको बता दें मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, लिंगानुपात क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, ये सब चीजें होती क्या है। जननांकिकी के जो टर्म्स है, डेमोग्राफी के जो टर्म्स है उसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको जननांकिकी के संबंधित कहीं भी क्वेश्चन बनता है आपसे चुकेगा नहीं। क्लियर है। अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट का, उसके बाद फिर मैं लाइव आता हूं तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ा दूंगा।